नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रुपेश हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। पुलिस ने 3 शूटर्स को शिकंजे में लिया है। बड़ी खबर इस वक्त रुपेश हत्याकांड में अपडेट यह है कि 3 शूटर्स को पुलिस ने शिकंजे में लिया है और पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कुछ भी बताने से इनकार, यानी कि पुलिस अभी कुछ कह नहीं रही है। हां, जांच में जरूर जुटी हुई है। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन 3 शूटर्स को शिकंजे में लिया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कहां से पुलिस ने इन 3 शूटर्स को शिकंजे में लिया है और क्या यह माना जाए कि रुपेश हत्याकांड के खुलासे के करीब पहुंचती जा रही है पटना पुलिस? देखिए, पुलिस ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी दे रही है। कैमरे के सामने पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से फिलहाल मना कर रहे हैं, लेकिन ये जो 3 शूटर हैं इनका ताल्लुक पटना से है और दरअसल जो जानकारी मिल पा रही है, इनके मोबाइल को सर्विलांस पे रखा गया था और इस बात की जानकारी मिली कि घटना के दिन ये तीनों शूटर पटना में थे और इसी आधार पर इनसे पूछताछ की जा रही है। और पुलिस अधिकारियों को उम्मीद है कि इनसे जो बातचीत हुई, इनसे जो इंट्रोगेशन हुआ है, इसके आधार पर जल्द ही रुपेश हत्याकांड का खुलासा हो सकता है। जी, पुलिस पर जिस तरीके से लगातार दबाव है, कहीं इस दबाव की वजह से तो पुलिस शूटर्स को शिकंजे में लेकर पूछताछ नहीं कर रही? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में पटना पुलिस की भद्द पिट रही है। जिस तरीके से अब तक इस पूरे मामले का उद्भेदन नहीं हुआ है और हर दिन पुलिस नए क्लू पे काम करने का दावा करती रही है, ऐसे में से पुलिस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये जो शूटर पकड़े गए हैं, इसके बारे में बहुत हद तक पुलिस को उम्मीद है कि इस पूरे मामले में अब जल्दी खुलासा हो जाएगा। क्योंकि जो शूटरों से बातचीत हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं कि इनसे कई अहम सुराग मिले हैं और अगर सुराग मिले हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस एविडेंस कलेक्ट करने में लगी है। देखना होगा पुलिस कब तक इस पूरे मामले में एविडेंस कलेक्ट करती है, तो चूंकि एविडेंस दिखाना पुलिस के लिए एक अहम बात होगी और अगर पुलिस अहम सुराग ढूंढ ले रही है और एविडेंस कलेक्ट कर ले, तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इसका खुलासा हो सकता है। संजय, पुलिस जिस तरीके से लगातार एक खास एंगल पर फोकस कर रही थी और एंगल यह था कि टेंडर को लेकर या फिर पटना एयरपोर्ट के पास पार्किंग के टेंडर को लेकर इस तरह की कोई घटना घट सकती है, तो क्या ये शूटर्स को शिकंजे में जो लिया गया है, ये भी उसी एंगल का हिस्सा माना जाए? देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस 2 एस्पेक्ट से काम कर रही थी। एक, पटना एयरपोर्ट पर टेंडर जो पार्किंग है उसका विवाद था और न्यूज 18 ने घटना के दूसरे दिन ही इस बात का खुलासा किया था कि पार्किंग के अधिकारियों से पटना पुलिस के जो लोग हैं, जो एसआईटी बनी है, उसने पूछताछ की है। सबसे पहले न्यूज 18 ने इस बात की जानकारी दी थी और बाद में पुलिस ने माना है कि पार्किंग विवाद एक अहम कारण हो सकता है जी। और दूसरा जो टेंडर विवाद है, विभिन्न जिलों में पटना एसआईटी की टीम गई है। चलिए संजय, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। अगली खबर का रुख करते हैं। भागलपुर पुलिस ने डकैती कांड का खुलासा करते हुए 15 लाख रुपए कैश और जेवरात बरामद कर लिया है। साथ ही 5 डकैतों को गिरफ्तार किया गया है। 16 जनवरी को नौगछिया के ओलियाबाद में विनोद जैन के घर डकैती हुई थी और 20 लाख रुपए के साथ लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे। मामले के खुलासे के लिए एसआईटी बनाई गई थी, जिसके बाद यह कामयाबी मिली। तो पुलिस को कामयाबी मिली है। भागलपुर पुलिस के गिरफ्त में डकैत हैं। आपको बता दें कि 15 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पुलिस ने सामान जब्त किए हैं, डकैतों के पास से बरामद किए गए सामान के साथ पुलिस है और साथ ही जो डकैत हैं उनकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो एक अहम कामयाबी इसे जरूर कहेंगे पुलिस के लिए। जिस तरीके से लगातार सूबे में पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे, जगह जगह हत्या अपराध को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं डकैती कांड के खुलासे पुलिस के लिए मरहम साबित होंगे। के करीब राशि हमारे पास बरामद हुई है। जो वादी हैं उन्होंने अपने एफआईआर में
करीब 20 लाख के करीब का उल्लेख किया है। अभी उनसे और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और उनके घर से और बरामद जो लूटे गए सामान हैं, जो जेवरात हैं, जो गहने हैं, जो चांदी के आर्टिकल्स हैं, वो सब बरामद हो गया है। चांदी का सिक्का है और भी भगवान की मूर्तियां हैं, मालाएं हैं, ये सभी सामान बरामद हो गया। मधेपुरा का सदर थाना रात 9:30 और 10 बजे के बीच रण क्षेत्र बना रहा। यहां करीब 40 से 50 की संख्या में पहुंचे उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। इस पत्थरबाजी में एक पुलिस पदाधिकारी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को रात के करीब 8 बजे गोला चौक के नजदीक जब पुलिस वाहन जांच कर रही थी, तब एक निजी कोचिंग संचालक आरपी यादव की बाइक को पुलिस ने रोका था। बाइक रोकने के बाद आरपी यादव की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसमें पुलिस ने बाइक जब्त कर ली। आरपी यादव पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर नोकझोंक का वीडियो लाइव किया और लोगों को उकसाया, जिसके बाद मधेपुरा कॉलेज चौक के पास उपद्रवियों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना पर जब मौके पर सदर थाने की पुलिस पहुंची तो इस बीच कुछ उपद्रवियों ने थाने पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी थाने पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि मधेपुरा की यह घटना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रात 9 से 10 के बीच में ये उपद्रवी सड़कों पर उतरे हैं। जमकर तोड़फोड़ की गई है और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है और इसके बाद पूरा सदर थाना रण क्षेत्र में तब्दील रहा। द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। एक व्यक्ति हैं जो कि कोचिंग चलाते हैं, उनका नाम है आरपी यादव। उनकी मोटरसाइकिल को रोका गया, उनसे गाड़ी के कागज मांगे गए, उनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जा रहा था। उसी दौरान ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारे जो प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर हैं, और उसके बाद ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने फेसबुक पे एक लाइव पोस्ट बना के डाल दिया जिसमें इन्होंने भड़काऊ बातें लिखी। उसके बाद हम लोग को सूचना मिली कि कुछ 10 या 15 के करीब में इनके कोचिंग में पढ़ने वाले कुछ और आसपास के कुछ असामाजिक जो तत्व थे वो टाउन थाना में जबरन घुस आए। उन्होंने टाउन थाना में जो खड़ी हुई गाड़ियां थी जो कि जब्त की गई थी, उनके शीशे तोड़े और कुछ पत्थरबाजी की। बिहार में हरियाणा से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी हो रही है। गोपालगंज में एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। साथ ही ड्राइवर से पूछताछ के बाद हरियाणा के 6 शराब तस्करों को पकड़ा गया। इनमें से 4 को मुजफ्फरपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। सभी शराब के नशे में धुत थे और बिहार में शराब लाने के साथ जिलों में डिलीवरी का काम करते थे। पास में एक एम्बुलेंस से लगभग 500 लीटर की शराब जो कि हरियाणा से लाई जा रही थी, उसके साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया जिन्होंने उसके फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम करते हुए मुजफ्फरपुर के कांटी स्थित एक शहंशाह होटल में भी छापेमारी की और वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। टोटल 6 गिरफ्तारियां हुई जिसमें 5 लोग हरियाणा के हैं और 1 लड़का बरेली का है। मद्य निषेध के एसपी के ट्रांसफर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था, जिस पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पलटवार किया है। बिहार में एक बार फिर शराब पर सियासत तेज हो गई है। मद्य निषेध के एसपी का ट्रांसफर क्या हुआ? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। तेजस्वी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। लिखा, पटना के एसपी मद्य निषेध ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा कि उत्पाद और पुलिस विभाग के अधिकारी सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर शराब बिक्री करवा रहे हैं। सीएम आवास में पहुंच रखने वाले शराब माफिया ने सीएम से अब उस एसपी का तबादला करवा दिया। यही है नीतीश कुमार का असली चेहरा। तेजस्वी के ट्वीट पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पलटवार किया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग सरकार का काम होता है, विपक्ष का नहीं। कहां कौन अधिकारी रखेंगे अब तेजस्वी जी तय करेंगे क्या? डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव एग्जिट पोल के सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए कुछ का कुछ बोल रहे हैं। देखिए वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो जल बिन मछली का जो हालत है वही हालत उनकी हो गई है।
वो एग्जिट पोल का जो सिंड्रोम है उससे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, और सत्ता में जाने के लिए क्यों ललायत हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके जो कई कारोबार चलते थे सत्ता में रहने के कारण वो सारे बंद हो गए हैं, तो उनको परेशानी हो रही है। दरअसल जिस एसपी मद्य निषेध के ट्रांसफर को लेकर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा था, उस एसपी ने पत्र लिखकर उत्पाद विभाग के अधिकारियों पर शराब का अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया था और मांग की थी कि इनकी चल अचल संपत्ति की जांच की जाए। इसी बीच एसपी का ट्रांसफर हो गया और तेजस्वी को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। भले ही ट्रांसफर पर सवाल उठाकर तेजस्वी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हो। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। टॉर्च की रोशनी में कभी ट्रीटमेंट शायद ही आपने कभी देखी होगी, लेकिन बिहार के मधेपुरा से जो तस्वीर हमारे सामने आई है वो तमाम दांवों पर पानी फेर देती है। तस्वीर देखिए। टॉर्च की रोशनी में बच्चे को टांका लगाने वाली ये शर्मनाक तस्वीर मधेपुरा सदर अस्पताल की है। ये तस्वीर तमाम दावों पर पानी फेरने वाली है। ये तस्वीर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का सच है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मोबाइल के टॉर्च के सहारे बच्चे के हाथ में टांका लगाया जा रहा है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये हाल इमरजेंसी वार्ड के ड्रेसिंग रूम का है। मशीन चल रहा था, उसी क्रम में धान कूट रहे थे, उसी क्रम में बच्चा का हाथ फंस गया तो सदर अस्पताल लाए, मोबाइल से जला करके उसका इलाज किया गया। उसके बाद एक्सरे के लिए एक्सरे करा। दरअसल धान काटने वाली मशीन में बच्चे का हाथ कट गया था, जिसके इलाज के लिए परिजन पहुंचे थे। सदर अस्पताल में बच्चे को इलाज तो मिला, लेकिन टॉर्च की रोशनी में। जाहिर है मधेपुरा से आई ये तस्वीर चिंताजनक है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में सदर एसडीएम और विघटित बाजार समिति के फर्जी मुहर और हस्ताक्षर से 10 दुकानों का फर्जी तरीके से आवंटन हुआ है। इस मामले में करोड़ों की हेराफेरी की बात सामने आ रही है। डीएम के आदेश पर 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। फर्जी हस्ताक्षर और मुहर से 10 लोगों को दुकान आवंटित की गई है। इसमें राहुल केसरी और मनोज मिश्रा समेत कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। राहुल केसरी पर आरोप है कि उसने दुकान आवंटन के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की। लोगों को फर्जीवाड़े का पता तब चला जब लोगों को नोटिस मिला। क्या नाम है उसका? तो उन्होंने बोला कि हमारा डायरेक्ट एसडीओ से सेटिंग है और डायरेक्ट मंत्री से मेरा सेटिंग है, हम डायरेक्ट मंत्री से करवाएंगे। और फिर मैंने बीच में जब लोग मुझे परेशान करने लगे तो उन्हें पूछा कि बोला विधानसभा का सत्र खत्म होगा, मंत्रिमंडल गठन होगा तो हो जाएगा, तुम रकम का इंतजाम कर लो। बजाबता मेरे पास सबूत, ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट, सब एसडीओ का डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी। जब अनुमंडल अधिकारी के द्वारा जब घर पे नोटिस आया हुआ है तो फिर जान रहे कि हाँ इसमें हमारा भी नाम है। क्या नोटिस आया? कि 48 घंटे के अंदर में आपको साक्ष्य देना होगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अलग से कार्रवाई की जाएगी। एकदम 100% फर्जीवाड़ा है ये। उन लोगों ने हाईएस्ट बिड लगाया था, हाईएस्ट बिड लगाने के बाद कोई कन्वर्ट नहीं हुए, ठीक है। उन लोगों की राशि जब्त कर ली गई है और इसकी सूचना मुख्यालय को दे दी गई है। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने समस्तीपुर में आंदोलन तेज कर दिया है, जिससे शहर में जाम लगा है। ट्रक व्यवसायी सरकार से आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा लगातार 5वें दिन आंदोलन जारी है। 100 से अधिक छोटे बड़े वाहन जो यात्री वाहन है वो यहाँ पर फंसे हैं, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी हैं, वो अपने रुख पर डटे हुए हैं। इनका कहना है जो 12 चक्का के ट्रक पर सरकार के द्वारा जो रोक लगाई गई है उसको ये हटाया जाए, और जब तक नहीं हटाया जाता है ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर
पर वाहनों का लगा हुआ है। और यहाँ पर जो स्थानीय मुसरीघरारी पुलिस है वो लोगों से बात करने के लिए पहुंची है, लेकिन ये यहाँ पे लोगों को समझाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। और यहाँ पर मोटर व्यवसायी संघ से जुड़े लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं, कितने दिन से चल रही है। ये मेरा 5वां दिन है और अभी हम ऐसे भी हम लोग रोड पे आ गए हैं, रोड पर आ गए हैं, करो या मरो। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगा। वाइफ का जेवर बेच के, जमीन बेच के हम गाड़ी लिए हैं, रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार करवा ली है, उसके बाद गाड़ी चलने से आपत्ति जताती है। तो इनका कहना है कि इनका जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं इससे सरकार के इस निर्णय से प्रभावित हो रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी, जो पिछले 3 घंटा से NH-28 पूरी तरह से ठप पड़ा है, प्रशासन कब जागती है और इस भीषण जाम से लोगों को कब निजात दिलाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बिहार में महीनों बाद स्कूलों में बच्चे जा सकते हैं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग से लेकर स्कूल प्रशासन तैयारी में जुट गया है। हालांकि यह फैसला 25 जनवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया जाएगा कि कोरोना काल में क्लास 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं कैसे संचालित होंगी। कोरोना की वजह से पिछले 10 माह से छोटे बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन अब शिक्षा विभाग इस तैयारी में जुटा है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल भी जल्द ही खोल दिए जाए। इसे लेकर 25 जनवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है। इस बिंदु पर विभाग सीरियसली विचार कर रहा है और हम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में इस पर जो भी निर्णय होगा फिर हम उससे आपको बताएंगे। कब तक उम्मीद रखा जाए? जनवरी, मैं समझता हूँ इस महीने के अंत तक निर्णय हो जाना चाहिए। जल्द ही स्कूल खुलने की संभावना से शिक्षकों में खुशी तो है, लेकिन ये एक चुनौती भी है।
क्लास 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनमें समझदारी कम होती है, वो कैसे गाइडलाइन का पालन कैसे करेंगे? आप लोग के लिए लग रहा है कि चुनौती होगी आपको? ये तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है कि छोटे बच्चों को गाइडलाइन पे लाना, लेकिन पूरा हम लोगों का प्रयास रहेगा कि छोटे बच्चे को उनको जो कोरोना से बचाते हुए उनकी सारी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का पालन लगा के और मास्क का उपयोग करके उन्हें बचाना है। ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन बच्चों के आने का इंतजार हम लोग को भी है, क्योंकि बच्चों के बिना स्कूल वीरान सी है। वहीं अभिभावकों में अब भी कोरोना को लेकर असमंजस की स्थिति है कि बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। नहीं, अभी तो हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि कोरोना का बहुत डर है हम लोग को, इसलिए तो बच्चे बहुत छोटे हैं, मास्क सैनिटाइजर ये सब नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से हम बच्चे को भी स्कूल नहीं भेजेंगे। बाबू स्कूल खुल रहा है, क्या तुम लोग जाओगे स्कूल? अभी तो नहीं जा पाएंगे, अभी कोरोना लगा हुआ है, तो कैसे जा पाएंगे, इसलिए डर लग रहा है। हाँ। कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं 4 जनवरी से चल रही है। अब उसी तर्ज पर सरकार 1 से 8 तक की कक्षा को भी संचालित करने की तैयारी में जुटी है, जिसमें सभी सरकारी और निजी विद्यालय शामिल होंगे, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा और स्कूलों में 50% बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सरकार आदेश तो जारी करने वाली है, लेकिन ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो मान रहे हैं कि अभी भी कोरोना है, इस वजह से बच्चों के लिए स्कूल जाना सही नहीं होगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। अगली खबर का रुख करते हैं। समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां वार्ड सदस्य कैलाश शाह की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी है। घटना दलसिंह सराय के मालपुर पुरवारी पट्टी के वार्ड नंबर 7 की बताई जा रही है। गोली मारने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए हैं। तो दलसिंह सराय के पुरवारी पट्टी में हत्या की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। गोली मारने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए हैं। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में वार्ड सदस्य कैलाश शाह की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वार्ड सदस्य को गोली मारी है और आपको बता दें कि लगातार समस्तीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और अब अपराधियों के निशाने पर वार्ड सदस्य रहे हैं। दलसिंह सराय की पुरवारी पट्टी में अपराधियों ने वार्ड सदस्य कैलाश शाह को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मुंगेर की बात करते हैं, जहां पर पशु जिला अस्पताल डॉक्टरों की कमी के साथ दवाओं की कमी का भी मार झेल रहा है। संसाधनों के अभाव में अस्पताल खुद बीमार दिख रहा है। अस्पताल में 42 दवाओं में से मात्र 18 प्रकार की दवाएं ही उपलब्ध हैं। ऐसे में पशुपालकों को बीमार पशुओं को इलाज कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जायजा लिया है सहयोगी अरुण शर्मा ने। हम अभी हैं जिला के पशु अस्पताल, जहां उन पशुओं के लिए दवा की व्यवस्था है जो पशु जैसे पशुपालकों के यहाँ हैं, जो गाय हैं, भैंसे हैं, कुत्ते हैं, उनके लिए। लेकिन पशु अस्पताल में दवाओं की कमी है, स्टाफों की कमी है, डॉक्टरों की भी कमी है। ऐसे में पशु अस्पताल की क्या हालत है आप स्वयं समझ सकते हैं। हम अभी पशु अस्पताल में देख सकते हैं कि तो ऐसे में पशु का जो अस्पताल है वो चलाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। जो भी एनिमल होते हैं उनको लाया जाता है तो उनको बांधने की व्यवस्था नहीं है, कुत्तों के लिए टेबल नहीं है। हम साथ में यहाँ पे जो है पशु चिकित्सा प्रभारी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या हालत है आपके अस्पताल की। अस्पताल का हालत तो आप देख ही रहे हैं क्या मतलब क्या मतलब कितने क्या स्टाफों की क्या संख्या? आपका यहाँ शॉर्टेज है, डॉक्टर का भी शॉर्टेज है और डॉक्टर यहाँ 3 डॉक्टर चाहिए था, लेकिन 1 डॉक्टर मात्र। तो ऐसे में कैसे जो नाइट में जो इमरजेंसी केस आते हैं उसका कैसे वो आपस में शिफ्ट वाइज करके, मान लेकिन जैसे 3 स्टाफ हैं, डॉक्टर हम हैं, तो शिफ्ट वाइज करके कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा किया जाए। सर दवाओं की हम बात करें कि यहाँ पे कितने दवाएं सेंक्शन है और आपके पास कितने दवाएं उपलब्ध है? 42 तरह की दवा चाहिए था, 18 तरह की दवा उपलब्ध है और सब दवा प्रोसेस में है, खरीदाने की बात चल रही है।
जो पशुओं के लिए जो अस्पताल है जिला मुख्यालय में बना हुआ है, यहाँ पे दवाओं की कमी है, स्टाफों की कमी है, तो जो ब्लॉक में जो अस्पताल है उनकी क्या हालत होगी ये